यार मैं जब बॉटम फिश नहीं कर पाया, मैं तो वो जो आदमी है ना जिसने उस स्टॉक को 800 पर खरीदा है अभी, मैं तो यार उससे ईर्ष्या से मरे जा रहा हूं कि उसने मेरे से सस्ता कैसे खरीद लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा करूंगा, 900 पर मेरी बाइंग है इस कंपनी में, जैसे ही ये 901 पर आएगा मैं निकल जाऊंगा। तो मुझे स्क्रीन से ग्लू करना पड़ेगा अपना चेहरा, अपनी आंखें स्क्रीन पर ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है स्क्रीन के ऊपर। तब मुझे 9:15 से 3:30 बजे तक तो अपनी स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा। भाई मैंने इस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, अब ये कंपनी ऊपर से गिर के 70% नीचे आ चुकी है। अब मेरे वो 10 लाख रुपए बच गए 3 लाख रुपए। क्या आप इस कंपनी को अगले 10 साल तक होल्ड भी कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर किसी कंपनी को खरीदते हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो हम ऑलमोस्ट जो प्रोमोटर है ना कंपनी का, उसका प्राइस पे करते हैं उस कंपनी में एंट्री लेते हुए। एक चार्ली मंगर की इन्वर्जन थ्योरी है जिसमें वो बात करते हैं, अगर आप कभी भी स्ट्रेसफुल या ट्रबलसम सिचुएशन में आ जाते हैं, तब आपको इन्वर्ट कर देनी चाहिए प्रॉब्लम। आइए देखते हैं ये कैसे। अब आपको उस टाइम पर देखना होता है कि आगे जाकर फ्यूचर में मुझे क्या चीज अंडर परफॉर्म कराएगी। बस फिर आपने जब उस चीज को नोटिस कर लिया, आपका काम होता है वो अंडर परफॉर्म कराने वाली चीज ना करना, वो हैबिट अपने अंदर से निकाल देना। मेरे पास आपके लिए 3 एग्जाम्पल हैं कि कैसे मैंने कोशिश करी इस इन्वर्जन थ्योरी को अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग जर्नी में लगाने की। आइए देखते हैं। नंबर 1 पर आता है कि स्टॉक में एंट्री कैसे लेते हैं। तो भाई मैंने एक स्टॉक में एंट्री ली 900 रुपीस के आसपास। तब वो कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मिल रही थी मुझे, जो मेरी वैल्यूएशंस थी उसके हिसाब से 30 to 40% डिस्काउंट पर अवेलेबल थी, और डिस्काउंट और बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए मैंने 900 पर कंपनी को अक्यूमुलेट करा। मेरा टारगेट था कि ये कंपनी आगे जाकर परफॉर्म करेगी अच्छा, मैनेजमेंट तो अच्छी है ही, तो अगले 5 से 10 साल के अंदर कंपनी वैसे ही परफॉर्म करती रहेगी, और जो इसकी वैल्यूएशन मार्केट इतनी कम लगा रहा है ना, वो मार्केट इसको वापस अच्छी वैल्यूएशन देने लग जाएगा। पर आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरा इनिशियल टारगेट था 900 रुपए से, जो मैंने स्टॉक खरीदा है ये लगभग 8,000 9,000 तक जाएगा, तो मेरा पैसा तो 10x होगा। पर ये स्टॉक अब उस टाइम तो नीचे गिर रहा था, तो ये नीचे गिरना ऐसा था कि मैंने गिरती हुई तलवार को पकड़ा और मेरा हाथ कटने लग गया। ये कैसे? जैसे ही स्टॉक 900 पर मैंने अक्यूमुलेट करा, स्टॉक और 10% गिर गया, स्टॉक आ गया 800 के आसपास। अब मैं क्या करूं? अब मैं परेशानी में, अरे यार मैं तो बॉटम फिश नहीं कर पाया इस स्टॉक को, अब मेरे परफॉर्मेंस का क्या होगा? अब मैंने नोटिस करा कि मेरा इमीडिएट रिएक्शन होगा, यार मैं जब बॉटम फिश नहीं कर पाया, मैं तो वो जो आदमी है ना जिसने उस स्टॉक को 800 पर खरीदा है अभी, मैं तो यार उससे ईर्ष्या से मरे जा रहा हूं कि उसने मेरे से सस्ता कैसे खरीद लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा करूंगा, 900 पर मेरी बाइंग है इस कंपनी में, जैसे ही ये 901 पर आएगा मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बॉटम फिशिंग नहीं कर पाया तो मैं इस स्टॉक में रहना भी नहीं चाहता। अब इस केस नंबर 1 पर मेन कल्प्रिट कौन था? मेन कल्प्रिट था मेरी ईर्ष्या उस इंसान के लिए जिसने उसको मेरे से सस्ते दाम पर खरीदा है। अब मैंने वो ईर्ष्या के कारण अपना स्टॉक बेचने की कोशिश करी कि भाई 901 पर भी बिक जाए, बिक दूंगा। ठीक है, मैं अपनी सारी प्लानिंग भूल गया। जो मैंने शुरू में एस्टिमेट लगाया था, अगले 5 से 10 साल में कंपनी की वैल्यू 10x होगी। कंपनी की पहली बात तो वैल्यूएशन बढ़ेगी, उसके बाद कंपनी अगले 5 से 10 साल में मेरे कैश फ्लो एस्टिमेशन में और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के ऊपर मेरा एस्टिमेशन था कि कंपनी अगले 10 साल में एटलीस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी। पर मैं वो सब भूल गया, उसके उन सब के आगे मेरे आंख पर पट्टी चढ़ गई। अब मैं क्या करूं?
इसीलिए स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में एंट्री भी लेते हुए ना हमें अपने ईगो को बार बार मारना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी दूसरे को ये स्टॉक हमसे सस्ती दर पर मिल गया, पर हमारा जो इनिशियल कन्विक्शन था वो तो फिर भी रहेगा। इसमें मुझे एक पीटर लिंच के स्टॉक का याद आता है। पीटर लिंच कहते हैं कि उन्होंने एक कंपनी खरीदी $12 पर। ठीक है, उसके बाद वो कंपनी गिरते गिरते आ गई $2 पर पीटर लिंच कहते हैं मुझे उस कंपनी पर भरोसा था। अब मैं ये थोड़ी ना है कि वो कंपनी नीचे गिर के आ गई तो मैं बेच दूं, ए भगवान मुझे लॉस हो गया। पीटर लिंच कहते हैं बाद में वही कंपनी गई ऊपर तक $30 तक। ठीक है, उनकी बाइंग तो 12 पर ही थी, और बल्कि जब कंपनी $2 तक गई तब भी उन्होंने बाय करा। ठीक है, अब उसमें उनको ये परेशान होने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि उनका जो इनिशियल कन्विक्शन था उस कंपनी में वो तो बाद तक बना रहा, तभी तो वो कमा पाए $12 से $30 तक, और वो अडिग रह पाए अपने इस कन्विक्शन पर, क्योंकि उन्होंने खुद डीप रिसर्च करी थी उस स्टॉक में। अब भाई नंबर 2 पर आता है टू मेक ग्रेट रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट। अब मुझे यह देखना है क्या चीज मैं ऐसी कर सकता हूं कि मेरे रिटर्न तो ऊपर ही ऊपर जाते रहें। पहली बात, मुझे क्या अवॉइड करना है? मुझे अवॉइड करना है एक्सेसिव फीस देना मार्केट को, एक्सेसिव ब्रोकरेजेस देना। उसके बाद ये गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट हमसे तब भी ले जाती है जब हमें शॉर्ट टर्म में लॉस होता है। हमें कम से कम वो तो नहीं देने गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुश है आपसे शॉर्ट टर्म टैक्स लेने में। गवर्नमेंट तो इनडायरेक्टली चाहती है आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, पर हमें नहीं करना। हमें गवर्नमेंट को अननेसेसरी टैक्सेस नहीं पे करने। और अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ज्यादा है। अगर आपने कुछ गेन नहीं भी किया तब भी आपको कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, स्टैंप ड्यूटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, ट्रांजैक्शन टैक्स भी होता है। ठीक है, कितनी रुपए की ट्रांजैक्शन करी उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स होता है। ठीक है, तो आपको वो भी भरने पड़ेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं इनको अवॉइड करना। हम आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और एक और बात, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, अगर मैं भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या है, तो मुझे स्क्रीन से ग्लू करना पड़ेगा अपना चेहरा, अपनी आंखें स्क्रीन पर ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है स्क्रीन के ऊपर। तब मुझे 9:15 से 3:30 बजे तक तो अपनी स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा। अब इसका अंत में निष्कर्ष क्या निकलेगा? मैं एसआईपी नहीं कर पाऊंगा। ये कैसे? क्योंकि जब मैं पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म में स्क्रीन पर बैठा रहूंगा तो मैं जो अपनी स्किल्स जो मैंने डेवलप करी हैं पूरी जिंदगी, ठीक है, उससे जो मैंने नौकरी पाई है, मैं वो नौकरी नहीं कर पाऊंगा। नौकरी से ही तो जो मैं स्किल अपनी यूज करके पैसे कमाऊंगा उससे मैं एसआईपी नहीं कर पाऊंगा, उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा कहीं पर। तो मेरा तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो एसआईपी बढ़ते बढ़ते ऊपर जाती है वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आधी जिंदगी मैंने अपनी स्क्रीन पर ग्लू करके बिता दी। अब आपको ओवरऑल स्टैट्स तो पता ही है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कैसे हैं। ये तो सेबी भी बार बार बोलता है, 90% से ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं शॉर्ट टर्म में वो एफडी रिटर्न भी नहीं कमाते। एफडी रिटर्न कितना होता है? 8%। उसके बाद बाकी जो 8 से 9% ट्रेडर हैं वो बस एफडी रिटर्न कमाते हैं। ठीक है, 90 + 8 to 9%। ठीक है, 90% ने एफडी भी नहीं कमाया और 8 to 9% ने कमाया ऑलमोस्ट एफडी रिटर्न। उसके बाद 1 से 2% बचते हैं जो ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स कमा रहे हैं। उसके और ऊपर आते हैं ये 0.1 0.2% जो राकेश झुनझुनवाला टाइप होते हैं, जो कि असली में 15% कैगर
18% कैगर कमा रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का वो स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, जिसमें वो कहते हैं अगर मैं 15% कमा रहा हूं कैगर तो मैं एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूं। अगर मैं 18% कैगर कमा रहा हूं तब मैं एक किंग हूं, तब मैं बहुत बड़ा राजा हूं। और अगर मैं 21% कैगर कमा रहा हूं, 21% कैगर, देन आई एम एन एम्परर। तब आप देखिए, जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्हीं रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हैं तो आप किस खेत की मूली हैं? अब मुझे देखना है मैं इस सारी चीजों को कैसे अवॉइड कर सकता हूं। सिर्फ मुझे यह करना है, मुझे लेस स्ट्रेस वाली सिचुएशन पर जाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है, जिससे मैं अपनी जो इनिशियल जॉब है वो मैं करता रहूं, उसके बाद अपनी स्किल्स डेवलप करता रहूं उस जॉब से जो पैसा आता है वो मैं जो थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूं ना, हर महीने में 2-4 कंपनी लेके मैंने रिसर्च करी, उनमें धीरे धीरे लगा देता हूं। फिर मेरा काम रहता है बाय एंड होल्ड करने का फॉर लॉन्ग टर्म। फिर मेरा काम ये नहीं है स्क्रीन पर ग्लू करके बैठा रहूं, हे भगवान इस क्वार्टर में कंपनी का क्या रिजल्ट आया, इस क्वार्टर में कंपनी का क्या रिजल्ट आया। क्योंकि असली पैसा स्टॉक मार्केट में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, वो कह कह के थक गए। असली पैसा स्टॉक मार्केट में आता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से। कभी ऐसे नहीं आता इस महीने मैंने 15% कैगर कमा लिया, अगले महीने मैंने 20% कैगर कमा लिया। ऐसे असली पैसा नहीं बनता। ये जो कमाने वाले आपको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं ना, ये एक महीना कमाते हैं और दूसरे महीने गवा देते हैं, और जब ये पैसा गवाते हैं तब ये हमें नहीं बताते। इसीलिए हमने देखा हमें क्या चीज नहीं करनी है अच्छा रिटर्न कमाने के लिए, बस उन चीजों को हमने अवॉइड करा और फिर हम आगे बढ़कर दूसरी चीजों पर आए जो हमें आगे बढ़ने के लिए, अच्छा पैसा गुड रिटर्न्स कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में हेल्प करेंगी। हमारा सोसाइटी में मेन काम होना चाहिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना, भले ही वो कोई भी स्किल्स हो, ठीक है। सेल्समैन है तो सेल्समैन की, आईटी जॉब करते हैं तो एआई की स्किल्स, ठीक है, यूट्यूब ही करते हैं तो यूट्यूब में एडिटिंग की और अच्छी वीडियोस बनाने की, स्क्रिप्ट लिखने की स्किल्स, ठीक है। वो स्किल्स डेवलप करेंगे तब क्या है, हम एक तरह से सोसाइटी को भी कुछ दे रहे हैं। उसके बाद हमें इनडायरेक्टली स्ट्रेस फ्री होगा हमारा माइंड, क्योंकि हमारा जो दूसरी तरफ से पैसा आएगा वो हम इतने बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में फॉर आवर एंटायर लाइफ। और आपको ऐसा ही तो स्ट्रेस फ्री जीवन चाहिए, अगर आपको जीना है स्ट्रेस फ्री, ठीक है। नहीं तो आप क्या ये चाहते हैं स्क्रीन पर आप ग्लू करके बैठे रहेंगे कि भाई एक लाइन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ए भगवान डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अब तो ये लाइन नीचे चली गई, अब मेरा कितना लॉस होगा। इन सिचुएशंस में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, सब कहते हैं भाई साहब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। अब मुझे ये देखना है क्या चीज ऐसी होगी जो मुझे किसी कंपनी को अगले 10 साल तक होल्ड करने में मदद नहीं करेगी, जो मुझे जबरदस्ती मजबूर करेगी उस कंपनी को 10 साल से होल्ड करने से पहले बेचने के लिए। जब तक कंपनी ने मुझे 10x के रिटर्न नहीं दिए उससे पहले ही मुझे कंपनी बेचनी पड़ेगी। ऐसी क्या चीज हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे दिमाग में कि आप अगर किसी कंपनी को बाय करते हुए पे करेंगे 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल। अब आप ये सोचिए, जब आपने अच्छी ग्रोइंग कंपनी को बाय करा 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, जब तक वो ग्रो कर रही है तब तक तो मार्केट भी उसको हाई पीई, हाई वैल्यूएशंस देने के लिए तैयार रहेगा। उसके बाद अगर कंपनी ग्रो कर रही थी 30 टाइम्स कैगर से, ठीक है, 30% कैगर से, उसके बाद कंपनी देखती है भाई अगले 2 से 3 क्वार्टर हम
30% कैगर से ग्रो नहीं कर पाएंगे, कुछ समस्या आ गई तो कंपनी के प्रॉफिट स्टेबलाइज हो जाएंगे, जितनी कमा रही है उतनी ही, या फिर 10 to 20% कैगर से ही ग्रो कर पाएंगे। कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा किसी एनालिसिस में, मैनेजमेंट रिपोर्ट पर, कॉन्फ्रेंस कॉल में, तब देखेंगे आप कि आपका कंपनी जो 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर चल रही थी ना, जो अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही थी, उसने बस ये बोला है कि उसका कैगर, उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रही थी वो थोड़ी कम हुई है, पर कंपनी की वैल्यूएशन सीधा आधी हो जाएगी। मार्केट कहेगा ये क्या बात हुई, हमने तो कंपनी खरीदी थी 30% कैगर से ग्रो करने वाली, अब ये 15% से ही ग्रो करेगी, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए उस 100 पीई की कंपनी को लोग बाग दे के मारेंगे और वो बचेगी, आ जाएगी 50 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर। और कभी कभार तो कम जो मार्केट के मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इतने सर से पैदल हो जाते हैं कि वो आते हैं और वो कंपनी को 1/4 करके चले जाते हैं। तभी तो हम देखते हैं कभी कभार 60 to 70% डाउन होती हैं कंपनीज मार्केट में, बिना किसी एक्चुअल लॉस के या बिना किसी एक्चुअल रीजन के। अब हमने अगर 100 पी पर एक गुड ब्रांडेड कंपनी खरीदी भी थी, तो आप ये सोचिए इतनी वॉलेटिलिटी जब आपको देखनी पड़ेगी, तब आपके माइंड में जो स्ट्रेस बढ़ेगा कि भाई मैंने इस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, अब ये कंपनी ऊपर से गिर के 70% नीचे आ चुकी है, अब मेरे वो 10 लाख रुपए बच गए 3 लाख रुपए। क्या आप इस कंपनी को अगले 10 साल तक होल्ड भी कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आपने इनिशियल स्टेजेस में पैसा ही इतना ज्यादा पे करा है उसको बाय करने के लिए। तो इतनी वॉलेटिलिटी हर किसी के बस की नहीं होती झेलनी। तब आपका दिमाग कहेगा यार इस कंपनी में 3 लाख रुपए तो बच रहे हैं, इसको बेच के निकल निकल और कोई कंपनी देखेंगे, इसने तो मुझे लॉस दे दिया। तब आप जो आपका इनिशियल थॉट था ना कि अगले 10 साल में, क्योंकि कंपनी ने क्या है अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, अगले 10 साल में तो वो ओवरऑल कैगर कंपनी का 25 to 30% ही होगा, पर आपका वो थॉट चला जाएगा, आपको बस स्क्रीन पर नेट लॉस दिखेगा। इसीलिए अगर हमें अगले 10 साल तक किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, हम इसीलिए हाई पीई स्टॉक्स को नहीं खरीद पाते एज अ वैल्यू इन्वेस्टर। अब हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अब हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? हमें देखना है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में रहें। इसीलिए हम सबसे पहले किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता करेंगे, ठीक है, और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू अभी चल रही है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना ऊपर है। फिर हम वेट करेंगे उस कंपनी को इंट्रिंसिक वैल्यू तक आने पर। फिर हम देखेंगे हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने पॉइंट्स पर रहती है। फिर हम अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाते चले जाएंगे और कंपनी को अक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। इससे हमें फायदा होगा। अगर कंपनीज तो ऐसे भी होती हैं, अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ती चली जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू से और नीचे गिरती चली जाए, पर हमें यह भी देखना है हम अक्यूमुलेट करते रहेंगे उस टाइम तक, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप पिछले 50 साल के रिकॉर्ड्स देखेंगे, कंपनीज जितनी भी अच्छी ब्रांडेड हो, जितनी भी अच्छी वैल्यूएशंस पर हो, वो हमेशा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के अराउंड ही रिवॉल्व करती चली जाती हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हुए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जो हम देखते हैं ना, इससे मुझे पता है क्या लगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर किसी कंपनी को खरीदते हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो हम ऑलमोस्ट जो प्रोमोटर है ना कंपनी का, उसका प्राइस पे करते हैं उस कंपनी में एंट्री लेते हुए। तब हम कंपनी में एज अ रेंटर नहीं होते, हम कंपनी में एज अ ओनर माइंडसेट लेके आ सकते हैं। ओनर माइंडसेट कैसे? जब हम इतना चीपली कंपनी को खरीदते हैं ना, तब हमारे पास चांस होता है कंपनी के प्रोमोटर के साथ धीरे धीरे ग्रो करने का।
और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने में। अरे 5% डाउन हो गया, अरे 10% डाउन हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रोमोटर के साथ ही सैर कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके थे जिनसे मैं इस चार्ली मंगर की इन्वर्जन टेक्निक की हेल्प लेता हूं अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग जर्नी में। अगर आपको जानना है ये जो शॉर्ट टर्म स्टॉक रिकमेंडेशंस बताए जाते हैं ना ब्रोकरेजेस रिपोर्ट में या तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स पर, ज्यादातर ये सब मोमेंटम स्टॉक पिक्स होते हैं और ये आपको धीरे धीरे धक्का दे रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाने के लिए। आपको इनमें जाने से जरूर बचना है। तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे गवर्नमेंट्स भी अलाउ करती हैं ये सब सिर्फ फेक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपने रिसर्च एनालिस्ट्स को। गवर्नमेंट को बस अपना कट चाहिए होता है, इसीलिए आपको वहां से भाग जाना है जब भी आपको सुनाई देता है एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस। लर्न टू रिसर्च योरसेल्फ, दैट इज योर ओनली ऑप्शन। धन्यवाद।